आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एरर एनालिसिस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एरर एनालिसिस जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एरर एनालिसिस से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। हर साल एक सवाल एरर एनालिसिस से आने का संभावना रहता है। इसको बहुत अच्छे से सीखिए, बहुत आसान है। अगर इसके रूल्स आप सही से ध्यान में रखेंगे तो आपसे इसके क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस आप क्लास में करेंगे वैसे ही क्लास में आएंगे भी। एरर एनालिसिस में दो पार्ट है। एक तो है जो बेसिक पार्ट है, और ये जो बेसिक पार्ट है ये हमारे स्कूल के लिए, जेईई मेंस के लिए एंड नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग आज कवर करेंगे। एक पार्ट इसका और है, इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस पार्ट। एडवांस पार्ट जो कि जेईई एडवांस के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस जो बेसिक पार्ट है उसमें हमें कुछ रूल सीखने हैं। जो एडवांस पार्ट है उसमें एक स्पेशल रूल सीखना है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन टेक्निक। एडवांस पार्ट में जो हम लोग को रूल सीखना है उसका नाम है डिफरेंशिएशन टेक्निक। और ये जनरली सिर्फ किसमें पूछे जाते हैं? जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। और इसमें एक बात और है, जो दूसरा पार्ट है, इसमें एक बात और है कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एरर एनालिसिस के नहीं होते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ और चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स में, कुछ और चैप्टर्स के फॉर्मूले में एरर एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया जाता है। मतलब अदर चैप्टर फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ एरर एनालिसिस पूछा जाता है। और जेईई एडवांस के में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जिसमें सिर्फ एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट शायद ना लगे, एक से ज्यादा चैप्टर की बातों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एरर एनालिसिस का एक लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ है, वीडियो बना हुआ है। ठीक है, और उसमें ये दोनों पार्ट डिस्कस्ड है, बेसिक वाला भी, एडवांस वाला भी। लेकिन जब बच्चे वो वीडियो देखते हैं और पढ़ते हैं तो बोलते हैं सर इस वाले पार्ट में बहुत दिक्कत होता है। क्लास 11th के बच्चों को इस वाले पार्ट में शुरुआत में दिक्कत होता है, क्योंकि उस लेक्चर में ऑलरेडी है भी। तो उसमें दिक्कत ये होता है कि डिफरेंशिएशन अभी आप बहुत अच्छे से नहीं सीखे होंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, कुछ सीखेंगे। और दूसरा कि ये जो अदर चैप्टर फॉर्मूला है ये तो अभी आपको आता नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन 2017 के आईआईटी में पूछा गया था जिसमें काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला यूज है। एक क्वेश्चन 2018 के आईआईटी में पूछा गया था, एक नहीं वो 6 नंबर का सवाल था, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था, और उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स जो क्लास 12th का है उसके कॉन्सेप्ट यूज है। तो अभी आपका जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनका मोटो होना चाहिए कि आप बेसिक पार्ट, ये वाला पार्ट सीख लें। ठीक है, उसके बाद जब आप ये वाला पार्ट सीख लें, आपको मन करे तो ये पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसमें आप ये देख सकते हैं। ठीक, अगर मन करे तो। लेकिन मेरी पर्सनल सलाह होगी कि आप मन को मार के रखिए, सिर्फ देख लीजिए, थोड़ा बहुत जितना समझ में आए उतना समझ के लिख लीजिए। और उसके ऊपर ये भी लिख लीजिएगा कि ये चीज क्लास 12th के बाद वापस से एक बार पढ़ना है। मैं पढ़ाऊंगा नहीं उसको, क्लास 12th के बाद आपको वापस से पढ़ना है। जब आप वापस से सिर्फ एक बार कॉपी देखेंगे तो आपको खुद ब खुद ये चीजें समझ में आने शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब तक आप डिफरेंशिएशन टेक्निक बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे, तब तक आप बाकी चैप्टर के फॉर्मूले बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ एरर एनालिसिस है वो तो अभी आप सीख ले रहे हैं। और जब कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लास 12th के बाद जब रिवीजन होगा तो उसमें मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो पास आउट के बच्चे हैं वो चाहे तो आराम से इसको देख सकते हैं अगर उनको ये सब टॉपिक आते हैं तो आज का जो लेक्चर है ना उसमें हम लोग एरर एनालिसिस का बेसिक पार्ट करेंगे खाली। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एरर एनालिसिस क्या होता है अभी बस समझना है, ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा, लेक्चर के अंत में लिखिएगा आराम से। जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, फिजिक्स क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। फिजिक्स में पहले एक्सपेरिमेंट होता है और फिर उस एक्सपेरिमेंट को
हम लोग स्टडी करने के लिए बहुत सारे थ्योरीज देते हैं। जैसे गैलीलियो ने 2 ऑब्जेक्ट्स को गिराया, एक 2 केजी के ऑब्जेक्ट को, एक 10 केजी के ऑब्जेक्ट को। कहाँ से? वो ग्रीस में एक जगह पीसा की झुकी हुई मीनार कहते हैं उसको, वहां से उन्होंने गिराया और देखा कि दोनों एग्जैक्टली सेम ही टाइम पे गिरे। जब दोनों एग्जैक्टली सेम ही टाइम पे गिरे तो उनको ऐसा लगा कि अरे ये तो डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट हैं। ऐसा फील होता है कि 10 केजी का ऑब्जेक्ट थोड़ा भारी है, 2 केजी का ऑब्जेक्ट थोड़ा हल्का है। 2 केजी भी बहुत ज्यादा होता है, 1 किलो का बटखरा हाथ में उठाएगा तो भारी लगेगा, 2 केजी और भारी होता है, 10 केजी थोड़ा और भारी होता है, 10 केजी इतना बड़ा सा बटखरा होता है, ठीक है, उठा पाना थोड़ा मुश्किल होगा आपको। वो 2 केजी और 10 केजी के 2 बटखरों को अगर गिराया जाए तो एक ही समय पे जमीन पे पहुंचते हैं, मास के इंडिपेंडेंट होता है। ये एक ही समय पे जमीन पर गिरना, मास के इंडिपेंडेंट होना, ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। और जब आप इसको ऑब्जर्व किए, अब इसको ऑब्जर्व क्या करेंगे हम लोग कि एक स्टॉप वॉच से मेजर करेंगे कि कितने समय में नीचे गिरा 2 केजी वाला ऑब्जेक्ट, फिर 10 केजी वाले को गिराएंगे, देखेंगे कितने समय में नीचे गिरा, देखिए टाइम सेम आया। तो टाइम का मेजरमेंट हम लोग करेंगे। सिमिलरली जहां से गिराए उसके हाइट का मेजरमेंट करेंगे, और फिर जब ये मेजरमेंट कर लेंगे फिर हम लोग इसके लिए लॉज देते हैं। तो गैलीलियो ने लॉ दिया कि अर्थ का जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, स्मॉल g है, उसका वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट पर सेम ही लगता है, 9.8 ही लगता है। और यही वजह है कि सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही समय पर जमीन पर गिरते हैं। आगे हम लोग काइनेमेटिक्स में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी मैं बस ये बात आपको समझा रहा था कि फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट पहले आता है और उसी से फिजिक्स करते हैं, और फिर इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स का थ्योरीज आता है। थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस। जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं किनके हेल्प से? थ्योरीज के हेल्प से। तो मान लीजिए हम लोग कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसी के लिए एक वर्ड चलता है मेजरमेंट। ऑब्जर्वेशन के लिए एक वर्ड क्या चलता है? मेजरमेंट। तो मान लीजिए हम लोग कुछ मेजर कर रहे हैं, और अभी हम लोग बहुत सिंपल सा, हम लोग को इसी चैप्टर में ना एक चीज और पढ़ना है, मेजरमेंट के डिवाइसेस, स्क्रू, गॉज एंड वर्नियर कैलिपर। आने वाले कुछ क्लासेस में आप वो भी सीखेंगे। तो मेजरमेंट जब हम लोग करते हैं तो मेजरमेंट एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं हो पाता है, मेजरमेंट में थोड़ा बहुत एरर रह जाता है, एरर थोड़ा बहुत चलता है। जैसे आप इस पेन का अगर लेंथ मेजर करेंगे तो 15 सेंटीमीटर की जगह 16 सेंटीमीटर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा भले हो सकता है कि एक बार जब आप मेजर करें तो आपको लगे कि 15.4 सेंटीमीटर है, और एक बार लगे कि 15.5 सेंटीमीटर। ऐसा कैसे हो सकता है सर? एरर कैसे हो सकता है? तो एरर होने के बहुत सारे तरीके हैं। किसी भी मेजरमेंट में एरर होने के बहुत सारे तरीके हैं। हो सकता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्ट हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसी का एक एग्जांपल होता है जीरो एरर। जीरो एरर, जो आपका स्केल है, स्केल में 0 से शुरू होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए वो स्केल टूट गया, तो वो 0 की जगह 1 से शुरू हो रहा है। तो 1 से शुरू हो रहा है, यहां पे आप मेजर किए, यहां आया 16 सेंटीमीटर, तो आपको दिख तो 16 रहा है, लेकिन क्या वो 16 सेंटीमीटर है? 1 से 16 गया तो टोटल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो एक एरर हुआ, आपने 16 लिख दिया तो ये एक एरर हुआ। तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ऐसे जो एरर होते हैं, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का मतलब कि जिसको आप इलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आप लोग सबने कहा कि सर अगर वो 1 से शुरू हो रहा है और 16 तक गया तो टोटल लेंथ कितना आया? 15 सेंटीमीटर। यू कैन मेजर इट कि 15 सेंटीमीटर आया, क्योंकि आपको पता है कि वो 1 से शुरू हो रहा था। इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है, इसलिए इसको बहुत आसानी से क्या किया जा सकता है? इलिमिनेट किया जा सकता है। कैन बी इजीली इलिमिनेटेड, कैन बी इजीली इलिमिनेटेड। लेकिन एक दूसरा एरर होता है जिसको बोलते हैं रैंडम एरर। दूसरा एरर क्या होता है? रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या हो सकता है कि 16 था, गलती से किसी बच्चे ने
16 की जगह 17 लिख दिया, गलती से लिख दिया। या 15 था, 16 माइनस 1 करके 15 आना था, उसने 1 माइनस ही नहीं किया, 16 लिख दिया, है ना। या देखने में सीधा देखना चाहिए हमेशा रीडिंग, वो थोड़ा टेढ़ा होकर देख रहा है, ऐसे करके देख रहा है, तो रीडिंग थोड़ा इधर उधर चेंज हो जाता है। तो ऐसे एरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, और रैंडम एरर को इलिमिनेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू इलिमिनेट, डिफिकल्ट टू इलिमिनेट। क्या आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या क्या डिस्कस किए? चलिए लिखिए, 2-3 लाइन लिखते हैं हम लोग, 2-3 लाइन लिखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए एरर एनालिसिस। हेडिंग क्या डालना है? एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस लिखिए। एरर एनालिसिस डील्स विथ, एरर एनालिसिस डील्स विथ, एरर एनालिसिस deals with the errors associated with the errors associated with the errors associated with measurement, the errors associated with measurement in an experiment, measurement in an experiment. Error analysis deals with, error analysis deals with measurement of, या क्या लिखे? Error analysis deals with the errors associated with measurements in an of an experiment, ठीक है? Measurements of an experiment. तो अब ये वाला फ्लो चार्ट बना लीजिए ताकि आपको याद रहे, 2 कंटेंट है इसमें, ठीक है। कि पहला पार्ट जो है इसको बोलते हैं बेसिक पार्ट, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे स्कूल और जेई के लिए, और दूसरा एडवांस पार्ट, ठीक है। ये फ्लो चार्ट बना लीजिए जल्दी से। तो हम लोग फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, और एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ऑब्जर्वेशंस में मेजरमेंट हम लोग करते हैं, और मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर एसोसिएटेड होता है। 2 तरह के एरर होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर और दूसरा रैंडम एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का एक एग्जांपल है जीरो एरर, और इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, जिसको हम लोग आसानी से इलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर को इलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी रैंडम एरर को हम लोग चाहते हैं कि मिनिमाइज किया जाए। क्या किया जाए? मिनिमाइज। कि एक ही एक्सपेरिमेंट को एक बार करेंगे तो गलती का संभावना है कि गलत रीडिंग देख लिए, थोड़ा इधर से देख लिए, थोड़ा उधर से देख लिए। लेकिन अगर एक ही एक्सपेरिमेंट को 5-7 बार कर लिया जाए, 10 बार कर लिया जाए, और फिर उसका एवरेज ले लें, तो हम लोग ये जरूर कह पाएंगे कि इस मेजरमेंट में एरर कम है, खत्म हो गया पूरा। ऐसा कहना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा, इसलिए हम लोग सेफ साइड में होकर ये कह पाएंगे कि अगर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लिए जाए किसी एक्सपेरिमेंट के, तो उनके एरर को क्या किया जा सकता है? मिनिमाइज, एलिमिनेट नहीं, मिनिमाइज किया जा सकता है। तो उसके नीचे हम लोग को अगला पॉइंट ये लिखना है, दिस इज वाई a number of observations are taken for an experiment this results in minimizing the random errors. This results in minimizing the random errors. तो क्यों हम लोग बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं? रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए। आप लोग जितने स्कूलिंग बच्चे हैं, स्कूल में आपको पहला ही दिन फिजिक्स के लैब में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज से एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा, और एक ब्लॉक दिया जाएगा और उसका कहा जाएगा कि आप उसका लेंथ मेजर करिए।
वर्नियर कैलिपर ना बहुत छोटे से छोटे लेंथ को मेजर कर सकता है। आप लोग अपना स्केल याद कर पा रहे हैं? जो नॉर्मल स्केल अभी तक आप देखें, मीटर स्केल बोलते हैं उसको, रूलर भी बोलते हैं। तो जो मीटर स्केल है, जिसको आप रूलर भी कहते हैं, इसका लीस्ट काउंट एलसी बोलते हैं। एलसी क्या है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता है जो मिनिमम मेजरमेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं किसी एपरेटस से। जो आपका स्केल होता है उसका सबसे पहला डिवीजन कितने का होता है? 1 mm का। पहला डिवीजन कितने? पहला लाइन 0 का होता है, उसका सबसे छोटा वाला दूर में 1 सेंटीमीटर होता है, उसमें 10 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला वाला जो लाइन होता है कितने का होता है? अगर 1 mm से भी छोटा का कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका मेजरमेंट हम लोग एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब प्रयास कर सकते हैं कि अच्छा 1 mm और 0 के बीच में है एग्जैक्टली, तो शायद 0.5 mm होगा, लेकिन एग्जैक्टली कह पाएंगे क्या कि 0.5 होगा कि 0.51 होगा, 0.52 होगा? तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लीस्ट काउंट एक ऐसा वैल्यू है, लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट का वह वैल्यू है जो मिनिमम मेजरमेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं। मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी परफॉर्म्ड, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो जो मीटर स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 1 mm। कितना होता है? इसको आप 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं। लेकिन जो वर्नियर कैलिपर होता है वो इससे भी सेंसिटिव होता है, वो 0.1 mm, 1 mm इतू सा होता है। 1 mm का मतलब जो नाखून का हमारा थिकनेस होता है ना, जो आप काटते हो नेल कटर से जनरली, लड़कियों का नाखून नहीं, लड़कों का नॉर्मल जो थोड़ा सा बढ़ जाता है उसको काटते हैं, वो उतना ही 1 mm होता है। उसका भी 10वां पार्ट सोचिए। उतना छोटा मेजरमेंट आप किसी वर्नियर कैलिपर के हेल्प से करते हैं। और जब आप एक ही क्यूब का लेंथ मेजर करेंगे इतने छोटे से क्यूब का, तो आप देखेंगे कि अलग अलग बार अलग अलग रीडिंग आ रहा है। कभी 1.2 सेंटीमीटर आपका लेंथ आएगा, कभी 1.21 सेंटीमीटर आएगा, कभी 1.23 सेंटीमीटर दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसे फ्लक्चुएशंस आपको दिखेंगे। उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट का भी गड़बड़ी होता है, कुछ हमारे मेजरमेंट के तरीके में भी होता है। कई बार आप सीधा नहीं देखेंगे, थोड़ा इधर उधर से देख लेंगे। इन सब कारणों से जो दशमलव के बाद वाले डिजिट्स होते हैं उनमें फ्लक्चुएशन का संभावना रहता है। और इसीलिए हम लोग बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लेंगे। जैसे देखिए, तो हम लोग अगर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत सारे क्या लेंगे? ऑब्जर्वेशंस लेंगे। पहले ऑब्जर्वेशन को A1 कह रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं? A2 एंड सो ऑन। n ऑब्जर्वेशंस आप लेंगे। ये क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। n ऑब्जर्वेशंस आपने लिए। इस n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5, 10, जितना आपको करने का मन करे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। ये क्वेश्चन ना आपके एनसीईआरटी में भी है, और बिल्कुल ऐसा ही सवाल जेईई मेंस 2016 में भी पूछा गया है। जेईई मेंस 2016 में भी पूछा गया है। क्या सवाल था? सवाल था कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किए और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं। टाइम पीरियड फॉर 100 ऑसिलेशन। कितने के लिए? 100 ऑसिलेशन का हम लोग टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं। और इसका एक बार रीडिंग मेजर किए तो 90 सेकंड आया, एक बार किए तो 92 सेकंड आया, एक बार किए तो 94 सेकंड आया, और एक बार किए तो 93 सेकंड आया, और एक बार किए तो 91 सेकंड आया। 5 बार किए और 5 ऐसे ऐसे रीडिंग हम लोग को देखने को मिले। तो ये पांचों बार अलग अलग आया है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए टाइम पीरियड कितना है, क्या जवाब दोगे? कोई एक वैल्यू बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ठीक है, एक काम कर लेते हैं सर, इसका क्या निकाल लीजिए? एवरेज वैल्यू। क्या निकाल लीजिए? तो अगर हम लोग टाइम पीरियड पूछें, क्योंकि टाइम पीरियड का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसको टी से लिखेंगे, या उसी को हम लोग एवरेज वैल्यू कहेंगे। क्या बोलेंगे? और एवरेज वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं एवरेज वैल्यू। सबको जोड़िए और जितने ऑब्जर्वेशन उससे
90 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 93 प्लस 91 डिवाइडेड बाय 5। मतलब जब भी हमें ऑब्जर्वेशंस दिए रहेंगे तो पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 क्या होता है, ए निकालते हैं। ए लिखें या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू। और ये कैसे निकालते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस को लिखिए A1 प्लस A2 एंड सो ऑन AN, और इसको किससे डिवाइड कर दीजिए, n से। अब ये जो तो आप जानते होंगे, 1 3 1 4 4 8 2 10 के सुनना हाथ में रहा, 1 9 9 18 27 36 45 46, तो ये कितना हो गया। लेकिन सोच के अपने अंतरात्मा से बताना कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, 5 बार ऑब्जर्वेशंस लिए, पहली बार में आपको 90 मिला, दूसरी बार में 92 मिला, तीसरी बार में 94 मिला, फिर 93, फिर 91, और आप ये ऑब्जर्वेशंस लेकर के 5 लेकर के उसका एक एवरेज वैल्यू निकाले 92 सेकेंड, और आप हमको सीना तान क्या कह रहे हैं कि सर ये जो सिंपल पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड 92 सेकेंड है। क्या आप श्योर होंगे इस वैल्यू में कि बिल्कुल सर 92 सेकेंड है, उससे ना 1 सेकेंड ज्यादा ना 1 सेकेंड कम? क्या ऐसा कह पाएंगे आप? आपके मन में ऐसा तो होगा कि नहीं 92 भले एवरेज आ गया है, लेकिन ये तो एवरेज वैल्यू है, हो सकता था 2-4 ऑब्जर्वेशन और लेते तो कुछ और आ जाता। तो आप जब बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, आप इंजीनियर बने और आपको एक प्रोजेक्ट मिला कि आप ये ब्रिज बनाइए, और इसमें आपको एस्टिमेशन करना है, लेंथ ऑफ छड़ बताना है, ये बताना है। तो आपको पता है कि थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं काटना पड़े, कहीं कुछ और करना पड़े, तो आप क्या करेंगे, हमेशा एक वैल्यू तो बताएंगे एवरेज, साथ ही साथ अपने सेफ साइड के लिए उसकी लिमिट बताएंगे, बोलेंगे कि ये जो वैल्यू इसमें थोड़ा बहुत एरर है। जैसे आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम दे के बाहर निकले, आपसे पापा पूछे कि बताओ बेटा कितना नंबर आएगा, तो आप क्या एग्जैक्टली कहते तो 95 नंबर आएगा। अब अगर 90 आ जाना चाहिए, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये जो ऊपर नीचे होता है हम लोग उसको भी बताएंगे यहाँ, ठीक। उसके लिए हम लोग एरर्स निकालेंगे। तो दूसरा स्टेप हम लोग चलते हैं किसने, कौन से स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे, स्टेप 2 पे। तो मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग सारे ऑब्जर्वेशन में एरर निकालेंगे। एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, error in each observation with respect to error in each observation with respect to average value, with respect to average value। क्या मतलब, जैसे हम लोग अभी टाइम पीरियड का एवरेज वैल्यू निकाले थे कितना, लेकिन जो पहला रीडिंग था, पहला रीडिंग हमारा कितना था 90। ये 90 जो है 92 से तो बराबर नहीं है, थोड़ा बड़ा है या थोड़ा छोटा है, तो इसमें एरर है। इसमें क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। इसके वैल्यू को आप T1 कह सकते हैं, जैसे यहां बोले थे A1 पहला ऑब्जर्वेशन को A लिखे थे, यहां T भी लिख सकते हैं, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन हो गया T1। इस पहले ऑब्जर्वेशन में एरर को कहेंगे डेल्टा T1। डेल्टा T1 का मतलब एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। और ये कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे T1 लिखिए और उसमें से T को माइनस कर दीजिए। अच्छा, ये उल्टा भी लिखा जा सकता है, T माइनस T1, वो बेसिकली चेंज बताता है। तो T1 माइनस T भी लिख सकते हैं या T माइनस T1 भी लिख सकते हैं। तो T1 कितना था हमारा 90, माइनस T कितना है, कहेंगे -2 का एरर है। कितने का एरर है, -2 का। तो आप सोचेंगे सर अगर उल्टा लेते तो 2 आता, तो चेंज हो जाता ना, क्योंकि इसका इंडिविजुअली यूज नहीं है। आगे चल के हम लोग इसका एवरेज लेंगे और उसमें भी एवरेज लेते वक्त मॉड ले लेते हैं। मॉड का मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, -2 आए या +2 आए, मॉड लोगे तो क्या आएगा, +2 आएगा। इसलिए फॉर्मूला कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या निकालते हैं,
ईच ऑब्जर्वेशन में एरर निकालते हैं। मतलब पहले वाले ऑब्जर्वेशन में निकालेंगे डेल्टा A1, वो क्या होगा A1 माइनस A, जिसको आप A मीन भी कह सकते हैं। एवरेज के लिए एक वर्ड और चलता है मीन। ये जो A लिखा हुआ है इसको A भी लिखते हैं या एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। ऐसे वो किससे लिखते हैं A मीन से। तो बुक में कहीं कहीं A मीन भी लिखा रहेगा, एक ही बात है, A मीन लिखो या A लिखो। तो पहले ऑब्जर्वेशन में A1 A मीन माइनस करेंगे तो डेल्टा A1 आएगा। इस तरह डेल्टा A2 किससे आएगा A2 माइनस A मीन, है ना। इस तरह डेल्टा AN निकालेंगे तो क्या लिखेंगे AN माइनस। तो इस तरह हम लोग सारे ऑब्जर्वेशंस में इंडिविजुअल एरर निकाल देंगे। जैसे डेल्टा T2 निकालिए, क्या लिखेंगे डेल्टा T2 T2 माइनस T, और T2 कितना है हमारा देखिए 92, तो 92 माइनस 92 कितना आएगा। अब डेल्टा T3 निकालिए तो T3 माइनस T 94 है, तो 94 माइनस 92 कितना आएगा। डेल्टा T4 बताइए इस तरह, लोग याद कर लिए हैं 93, तो 93 माइनस 92 कितना होगा 1 प्लस 1, और डेल्टा T5 91 था, तो 91 माइनस 2 कितना होगा -1। तो दूसरा स्टेप समझ में आया कि हर एक एरर में हम लोग क्या निकालेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन में एरर निकालेंगे, एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। ये हम लोग का दूसरा स्टेप। अब हम लोग तीसरा स्टेप करेंगे, स्टेप 3, और स्टेप 3 को बोलते हैं एब्सोल्यूट मीन एरर। क्या बोलते हैं, या इसको और अच्छे से अगर लिखें तो सही से ऐसे बोलना चाहिए, इसको अंग्रेजी में थोड़ा उल्टा बोला जाता है, उल्टा पढ़ाते हैं, इसको बोला जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब जो एरर हैं पहले आप उनका एब्सोल्यूट वैल्यू लीजिए। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि निगेटिव हो तो भी पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव है तो भी मॉडुलस वैल्यू। एब्सोल्यूट का मतलब मॉडुलस वैल्यू, और फिर उसका मीन लीजिए। क्या मतलब, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसका सिंबल होता है डेल्टा A मीन। एरर जब भी होगा ना तो उसके सामने डेल्टा लगाएंगे, तो एरर है और उसका मीन वैल्यू इसलिए क्या लिख दिए हैं मीन। कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा A1 जो था पहले में एरर, उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मतलब खाली पॉजिटिव वैल्यू। फिर इसी तरह दूसरा डेल्टा A2 का पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, इसी तरह डेल्टा AN का पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, और उसको जितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे जो हम लोग एग्जांपल कर रहे थे, उस एग्जांपल में अगर हम लोग चलें तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा T मीन। डेल्टा T वो क्या लिखेंगे, पहले वाले में कितना एरर है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लीजिए, मॉड। मॉड मतलब कितना हो जाएगा इसका 2। दूसरे वाले में कितना है इसका मॉड, फिर याद रहेगा आप लोग को, तो था पहला 2, फिर 0, कोई बात नहीं, पहला था 2, फिर 0, फिर 2, फिर 1, और फिर -1 का भी तो मॉड +1 ही होगा ना। मॉड लेना है खाली, और डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशंस थे, फिर कितना हो गया 2 2 4 1 5 1 6, तो 1.27। अब आप रिपोर्ट करेंगे कि सर हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, किसका किया, टाइम पीरियड का, किसका किया टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड जो आया वो आया 92 सेकेंड, और इसमें प्लस माइनस एरर आया 1.2 सेकेंड। ये आप रिपोर्ट करेंगे। तो जब भी आप लोग रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट में क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ए मीन लिखते हैं, और उसके बगल में लिखते हैं कि प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट बनाते वक्त एक बात और ध्यान रखना है
कि जब आप ये जो निकाले, ये तो एवरेज निकाल लिए, या ये भी आप एवरेज निकाल लिए हैं। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में एक बात और लिख दे, अगर नहीं लिखेगा तब तो यही आंसर होगा, लेकिन अगर एक बात और लिख दे और वो ऐसा लिखे कि मेजरमेंट इज डन बाय अ क्लॉक। तो ये जो मेजरमेंट आप कर रहे हैं वो किसके से कर रहे हैं, टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं तो किसी क्लॉक का इस्तेमाल कर रहे होंगे। मेजरमेंट इज डन बाय अ क्लॉक ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या था कि सबसे छोटा जो वैल्यू वो मेजर कर सकता है, 1 सेकेंड। लीस्ट काउंट का ही एक और नाम चलता है, इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन में लिखते हैं कि 1 सेकेंड रिजोल्यूशन वाला डिवाइस है। क्या मतलब 1 सेकेंड रिजोल्यूशन वाला? कि मतलब वो 1 सेकेंड मेजर कर सकता है, 2 सेकेंड मेजर कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 4.3 नहीं कर सकता, 4.3 नहीं कर सकता वो। और आप रिपोर्ट में ऐसा लिख रहे हैं कि जो हमने टाइम पीरियड मेजर किया उसमें हमने 92 सेकेंड मेजर किया। ये तो किया जा सकता है इस क्लॉक से, क्योंकि 1 सेकेंड का जो भी मल्टीपल होगा वो कर सकते हैं। और उसमें हमने एरर मेजर किया है सर 1.2 सेकेंड। तो मैं पूछूंगा कैसे मेजर की हो? 1.2 सेकेंड मेजर किया जाना पॉसिबल है? या तो 1 कर सकते हैं या तो, क्योंकि आपकी क्लॉक की लीस्ट काउंट कितनी है? 1 सेकेंड। अगर 2 सेकेंड होता तो 2 के मल्टीपल्स आप मेजर कर सकते थे। तो अब आप थोड़ा और सोचेंगे, अच्छा इसका मतलब रिपोर्ट में हमें थोड़ा सा और बदलना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर आप लिखेंगे कि टाइम पीरियड होगा। ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही जेईई मेंस ने पूछा था। तो आप टाइम पीरियड क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे कि 92 सेकंड तो होगा ही। टाइम पीरियड लिखेंगे कि 92 सेकंड तो होगा ही, प्लस माइनस एरर आप क्या लिखेंगे? हाँ, यहां पे ध्यान रखना है। तो हम लोग जनरली ऐसा सोचते हैं कि इसमें राउंड ऑफ कर देंगे, लेकिन अभी मैंने बताया ना कि एरर का मतलब क्या है कि हम थोड़ा ऊपर नीचे देखना चाहते हैं। तो एरर आपका आ रहा है 1.2 सेकंड एवरेज में, तो आप रिस्क लेंगे, एरर कम बताएंगे कि ज्यादा बताएंगे? सेफ साइड के लिए हम लोग एरर हमेशा ज्यादा बताते हैं। हमेशा एरर हम लोग ज्यादा बताते हैं। आपके मम्मी पापा पूछते हैं कि कितना नंबर आएगा टेस्ट में, तो क्या बताते हो? 90, 10 ऊपर नीचे हो सकते हैं सेफ साइड के लिए। ऐसा कहते हो कि 90 1 नंबर ऊपर या 1 नंबर नीचे हो सकता है, ऐसा बताते हो? नहीं बताते। इसलिए हम लोग हमेशा सेफ साइड खेलते हैं। इसीलिए इसके लिए एक रूल है कि हमेशा एरर जो होता है वो हमें मैक्सिमम रिपोर्ट करता है। मिनिमम तो हो ही सकता है, ऐसा तो हम तो ये सारी अटकलनाएं लगा रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें हो सकती है। तो मिनिमम तो 0 हो सकता है एरर, कि सब कुछ सही से मेजरमेंट हुआ तो कोई एरर नहीं होगा। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है, थोड़ा बहुत तो एरर हो ही सकता है। और इसलिए रूल ये कहता है कि आप हमेशा एरर क्या करेंगे? मैक्सिमम रिपोर्ट करेंगे। इसलिए हम लोग आगे देखेंगे रूल्स में भी कहीं अगर माइनस हो रहा होगा हम उसको प्लस कर देंगे। अगर 2 एरर ऐड हो रहे होंगे और बीच में माइनस की साइन आएगी, हम उसे प्लस कर देंगे कि हम हमेशा मैक्सिमम एरर बताएंगे भाई, सेफ साइड लेके खेलेंगे। ठीक है? यस। तो इसलिए एरर हमेशा क्या रिपोर्ट करते हैं? मैक्सिमम। कभी भी यहां पे आप राउंड ऑफ मत करिएगा, कभी भी यहां राउंड ऑफ मत करिएगा। मैक्सिमम एरर रिपोर्टिंग रूल। क्या रूल का इस्तेमाल करते हैं? मैक्सिमम एरर रिपोर्टिंग रूल। रूल ऑफ मैक्सिमम एरर रिपोर्टिंग या मैक्सिमम एरर रिपोर्टिंग रूल। इसीलिए आप क्या बताएंगे 1.2 सेकंड के एरर को? वेरी गुड। क्या बताएंगे? 2 सेकंड। और आपको जान के आश्चर्य, वही बात आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और जो ऑप्शंस थे उस एग्जाम में, जेईई मेंस 2016 के ऑप्शंस जो थे, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ था 92 सेकंड प्लस माइनस 1 सेकंड। दूसरे में था 92 सेकंड प्लस माइनस 1.2 सेकंड। तीसरे में था 92 सेकंड प्लस माइनस 2 सेकंड। एंड डी में था 92 सेकंड प्लस माइनस 3 सेकंड। मतलब आपको वो कुछ बात नहीं पूछना चाह रहे कि 92 निकाल के दिखाओ, वो तो सब में 92 ही लिखा हुआ है। तो आपको समझना चाहिए कि एवरेज वो 92 है, लेकिन वो कैसे रिपोर्टिंग करते हैं इसके रूल को आपको ध्यान रखना है। कई बातें क्लियर हो गई? क्या डिस्कस किया हमने? क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि हम लोग बहुत सारे इसलिए ऑब्जर्वेशंस लेते हैं ताकि हम लोग रैंडम एरर को
मिनिमाइज कर सकें। और फिर हमने डिस्कस किया कि जब सारे ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं तो पहला काम करते हैं कि जो भी हमने रीडिंग निकाला है उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ये पहला स्टेप है, उसको मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया। दूसरा स्टेप क्या है? हम लोग सारे वैल्यू में एरर निकालते हैं कि उस वैल्यू में कितना एरर है, किसके रेस्पेक्ट में, एवरेज को अगर सही मान लिया जाए तो सब में एरर निकालते हैं। फिर इन सारे एरर का मीन निकालते हैं। लेकिन ये सिंपल मीन नहीं कि सारे को ऐड करके डिवाइड कर दिए, ये एब्सोल्यूट मीन एरर है या मीन एब्सोल्यूट एरर है। उसमें क्या क्या किया है हमने कि पहले उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज ली है। एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब मॉडुलस वैल्यू दिया है और फिर ये किया है। और फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि जब हम लोग रिपोर्ट करेंगे, अगर ये पॉइंट लिख दे तब, ये वाला लाइन लिखा रहे तब हम लोग ये रिपोर्ट करेंगे कि अगर लीस्ट काउंट या ये दिया हो कि किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी मेजरमेंट हम लोग कर पाएंगे वो उसी के मल्टीपल्स में कर पाएंगे, उसके लीस्ट काउंट के मल्टीपल नहीं कर पाएंगे। और हमेशा इस मैक्सिमम एरर रिपोर्टिंग रूल को ध्यान रखना। तो क्या कंक्लूजन हुआ? आज की क्लास का कंक्लूजन क्या हुआ कि हम लोग जब भी ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करेंगे, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करेंगे। एक उसका मीन वैल्यू आएगा और एक उसमें एरर आएगा। मैंने मीन दोनों सब के उड़ा दिए हैं, वो अंडरस्टूड सी बात है कि वहां मीन लिखा हुआ है। इसे हम लोग कहेंगे वैल्यू। ये मीन वैल्यू है, मैंने मीन लिखना बंद कर दिया अब क्योंकि वो अंडरस्टूड सी बात है। और इसे हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। एरर नहीं, क्या पढ़ेंगे? मैंने मीन से शब्द उड़ा दिया है सर, मीन मैं नहीं लिख रहा हूं। अच्छा, ऐसा मैंने कि मेरी मर्जी है, मैं नहीं लिख रहा हूं, बुक्स में नहीं लिखा मिलेगा आपको जनरली, तो इसलिए हम लोग भी वैसे ही आगे तैयार करते हैं। तो ये हुआ रिपोर्टिंग। जैसे अभी हमने टाइम पीरियड बताया, एग्जांपल भी चलते चले हम लोग। देखिए यहां ना 11th क्लास में हर चीज जो आप पढ़ेंगे उसके लिए एग्जांपल्स होने चाहिए, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होने चाहिए, तभी आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बिना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग एग्जांपल क्या लिए कि टाइम पीरियड रिपोर्टिंग हुआ और टाइम पीरियड कितना आया 92 प्लस माइनस 2 सेकंड। तो ये हमारा वैल्यू है और ये उसमें एब्सोल्यूट एरर है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर इन टाइम पीरियड 2 सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड 92 सेकंड। कुछ लोग एक और टर्म्स पूछते हैं आपसे और वो पूछते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर ये क्या होता है? अब अगर मैं कहूं आपसे कि भाई 2 सेकंड का एरर है, तो ये 2 सेकंड का एरर ज्यादा है कि कम है? कैसे पता करेंगे? ज्यादा या कम तो रिलेटिव होता है। आपके 2 रुपए गुम हो गए, ज्यादा का नुकसान हुआ कि कम का? डिपेंड का होगा, डिपेंड है कितना रुपया है। 5 रुपया था, 2 रुपये गुम हो गए तो ज्यादा का नुकसान हो गया। 1 करोड़ रुपया था, 2 रुपये गुम हो गए, कम का नुकसान हुआ। मतलब जब तक रेफरेंस नहीं पता हो कि कितने थे उसमें से कितना का नुकसान हो गया, तो हमें ये एरर ज्यादा है कम है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अगर 92 सेकंड टाइम पीरियड है तो इसमें 2 सेकंड का एरर है, प्लस माइनस 2 सेकंड का एरर, मतलब 2 सेकंड ज्यादा भी हो सकता है, 2 सेकंड, मतलब हम लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं, बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि टाइम पीरियड का रेंज एक बताना चाह रहे हैं कि 90 सेकंड, कम करेंगे माइनस लेंगे तो 90 सेकंड से लेकर के 94 सेकंड के बीच कुछ टाइम पीरियड होगा, ऐसा हम बताना चाह रहे हैं। तो ये ज्यादा एरर है या कम एरर है, इसके लिए हम लोग रिलेटिव एरर निकालते हैं। रिलेटिव एरर क्या होता है? जो एब्सोल्यूट एरर है उसको आप वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिवाइड कर। जैसे इसमें अगर हम पूछें कि बताइए रिलेटिव एरर कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे? 2/92 काट पीट करिए, ये कितना हो जाएगा 1/46 और 1 में 46 से डिवाइड किया तो आप लोग को आता होगा, आता है ना? 1 डिवाइडेड बाय 46, तो पॉइंट लगाए तो 10 हो गया, 1 जीरो लगाए तो 100 हो गया, 2 बार में हो गया 92, 8 80, 1 बार और दिए तो 46, ये 4 34, 1 जीरो और लग गए तो 4 8 32,
8 बार हो जाएगा, 8×4 नहीं 7 बार के आसपास। तो ये हो गए 0.0217। तो अब आपको ये पता चलेगा अच्छा रिलेटिवली ये एरर बहुत छोटा है, 0.0217 है। रिलेटिव एरर बहुत अच्छे से आपको समझ में नहीं आता है कि अच्छा ये क्या बता रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें 100 मल्टीप्लाई करके बोलते हैं परसेंटेज एरर। और परसेंटेज सब लोग खूब समझते हैं। हम लोग अभी आप 10th करके आए हैं और सबसे पहला बात आपसे हम सब लोग पूछते हैं कितने परसेंट आए 10th में, क्योंकि सब लोग परसेंटेज को आसानी समझता है। अच्छा तो किसी ने कहा 95%, अच्छा मतलब 100 नंबर के पेपर अगर होते तो 95 नंबर इसको आए, किसी ने कहा 70%, अच्छा 100 में इसको 70 नंबर आते। रेफरेंस सबको पता है 100 है ना, तो इसलिए परसेंटेज बताते हैं हम लोग। इसलिए यहाँ भी क्या बताएंगे हम लोग, परसेंटेज एरर। अभी एक पिक्चर आई है, वो कौन सा, बेल बॉटम है ना, उसमें ना वो इंदिरा गांधी का रोल पोर्ट्रे किया, उसमें पूछा जाता है कि आपके इस मिशन को सक्सेस होने का परसेंटेज कितना है, तो वो अक्षय कुमार बताते हैं 1%। इस मिशन के सक्सेस होने का परसेंट है 1%। तो जो रॉ का डायरेक्टर होता है वो कहते हैं कि रॉ के लिए 1% का चांस सक्सेस होने का रेट भी मतलब है कि चांस लेना है, 100% चांस लेना है। तो वैसे ही परसेंटेज एरर, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई कर दिए, 100 मल्टीप्लाई करें तो आपको पता होगा कि पॉइंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.17%। 2. तो फिजिक्स की दुनिया में, इंजीनियरिंग की दुनिया में ये 2.17% का एरर चलता है। 5% से कम का एरर क्षम्य है, मान्य है। 5% से कम की गलती अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5% से ज्यादा की गलतियों को गलती नहीं बवंडर कहा जाता है। 5% ज्यादा की गलती को बवंडर कहा जाता है। तो कितना परसेंट का एरर अलाउड है, 5%। 5% तक का अगर आपका एरर है तो आपने एक्सपेरिमेंट और लगभग सही परफॉर्म किया है। और ये बेसिक पार्ट का पहला था, आज समय ज्यादा नहीं है हमारे पास, तो बेसिक अभी खत्म नहीं हुआ है। ये बेसिक में पहला चीज हम लोग सीखे एरर के बारे में। अब इसके रूल्स भी हैं, वो एडवांस के नहीं है, वो बेसिक के ही हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।